तो जी आज के वीडियो के माध्यम से मैं फिर से अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। जो काम पिछले हफ्ते अधूरा रह गया था, आरफा हम शर्मिंदा हैं वाला, वही काम। पिछले हफ्ते जो इंसाफ मैंने आरफा के लिए आप लोगों से मांगा था और मांग मांग के जमा किया था, वो कम पड़ गया। इतनी मेहनत करके गली गली घूम के मैंने इंसाफ जमा किया था, और जैसे ही ठीक ठाक अमाउंट का इंसाफ इकट्ठा हुआ, फिर कोई कमबख्त मुंह उठा के आया और आरफा को जलील करके चला गया। यहाँ अभी मैंने 2 बेइज्जती के बराबर का इंसाफ जोड़ा ही था कि वहां कोई आरफा की 10 बेइज्जती कर गया। भाई साहब 10 बेइज्जती कर गया। 8 बेइज्जती के लिए इंसाफ अब कम पड़ रहा है। भाई साहब इकट्ठा करवा दो। तो आरफा ने अभी एक इंटरव्यू किया मौलाना मसूद असद मदानी के साथ, जिसका मकसद तो मुसलमानों को डरा हुआ बताने का था, पर आरफा ने मौलाना मदानी को ही एक्सपोज कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इंटरव्यू शुरू होता है, पहले तो मौलाना ना आरफा को एक्सपोज कर देता है, ये बोलते हुए कि जो लड़कियों को एजुकेशन से रोके वो मुसलमान है ही नहीं। आप जब चाहे करवा लें। हम तो अभी कह रहे हैं कि जो बच्चियों को तालीम से महरूम करने की बात करे या काम करे, वो उसने इस्लाम को समझा ही नहीं है और ये एंटी इस्लामिक है, अन इस्लामिक है। अब आरफा किस मुंह से बताती कि वो खुद ईरान को सपोर्ट करती है, उस ईरान को जो गर्ल एजुकेशन को उतना ही सपोर्ट करता है जितना पाकिस्तान डेमोक्रेसी को। फिर इंटरव्यू आगे बढ़ता है और डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया था, उसकी कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भाई साहब कि जिस जिहाद को टेररिस्ट लोग यूज कर रहे हैं वो गलत है, वो जिहाद नहीं है, वो इस्लाम नहीं हो सकता, नहीं इस्लाम का कोई हुक्म हो सकता है, और वो टेरर ही है। उमर के फटने को मौलाना ने साफ साफ टेरर बता दिया। लगता है एक वीडियो मुझे उमर के लिए इंसाफ मांगते हुए भी बनाना पड़ेगा। डॉक्टर भरी जवानी में फट गया और ये लोग कमबख्त उसे क्रेडिट तक नहीं दे रहे। चलो यहाँ तक का इंटरव्यू देख के तो ये कहा जा सकता है कि मौलाना पूरे होश में बैठे थे, लेकिन आगे की बात सुन के ना आपको भी मेरी तरीके से डाउट होने लगेगा। आगे मौलाना कहता है जो डॉक्टर फटा था उसका जवाब सोसाइटी को देना पड़ेगा। भाई साहब सोसाइटी को, ऐसा क्यों हुआ सोसाइटी बताए। मतलब बेसिकली मौलाना ये कहना चाहते हैं कि जिस सोसाइटी के बीच में वो फटा, वही सोसाइटी उसके फटने की जिम्मेदार है। तरह से कैमरे पे आके कबूल कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कोई गलती हो गई, उन्होंने गलत लोगों को पकड़ लिया, और ये भी नहीं है कि बहुत गरीब लोग थे, वो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, उन्हें किसी ने भटका दिया। पढ़े लिखे मुसलमान हैं जिनको इतना मौका मिला कि जाके वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें, और उसके बाद आके अगर वो ये रास्ता चुनते हैं, तो फिर आपके पास जवाब क्या है इस बात का? नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है। इसका जवाब तो सोसाइटी के पास होना चाहिए। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि सलमान ने हिरण मारा। अब हिरण से ही पूछा जाए कि वो सलमान की गोली के सामने आया क्यों आया क्यों बताए। वैसे सवाल तो फुटपाथ पे सोए हुए लोगों से भी होना चाहिए कि भाई की गाड़ी के टायर के नीचे तुम क्या कर रहे थे बे। आगे इंटरव्यू में ना आरफा बीजेपी मोदी पे ब्लेम डालती है, तो मौलाना वही ब्लेम कांग्रेस के सर पर डाल देता है। अच्छा, उनको तो हमने सबने मान लिया कि उनका एक एजेंडा है, लेकिन जो लोग अपोजिशन में हैं या कहीं कहीं उनकी पार्टी की हुकूमत भी है, उन्होंने भी एक तरह से सरेंडर किया हुआ है। लगता है जैसे आरफा को जौहरान और बरखा ने एक्सपोज किया था, अब उस लिस्ट में कांग्रेस का नाम आने वाला है। मेरा नंबर कब आएगा? आगे मौलाना फिर स्क्रिप्ट भूल जाता है और कहने लगता है मुसलमानों ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो भी पता है किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? टेरर अलग चीज है। उस टेरर के खिलाफ लड़ाई सबसे ज्यादा हमने लड़ी है इस मुल्क में भी। दुनिया में कहीं इतने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन टेरर के खिलाफ नहीं हुए। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि मॉस्किटो खुद बोल रहा है कि मलेरिया के खिलाफ सबसे बड़ी मेडिसिन हमने ही बनाई है। कुत्ता बोल रहा है कि रेबीज का इंजेक्शन सबसे पहले कुत्तों ने इन्वेंट किया था। सलमान खान बोल रहा है कि उसने फुटपाथ पे सेफ्टी के रेलिंग्स लगवा दिए हैं। चाइना बोल रहा है कि कोरोना की वैक्सीन हम बनाएंगे। मैं इंटरव्यू को पूरा ध्यान से देख ही रहा होता हूं कि वीडियो के बीच में एक ऐड आ जाता है, और वो ऐड जो होता है वो भी वीडियो ही होती है आरफा खानम शेरवानी की। मतलब आरफा के वीडियो में ऐड जो आया वो भी आरफा का आया।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कॉल टू एक्शन सुना भाई साहब, कॉल टू एक्शन सुना। तुम लोग पैसे भरो तो मैं सरकार का कॉलर पकड़ लूं, पर तुम लोग कमबख्त हेटर हो। तुम लोगों ने चैनल ज्वाइन ही नहीं किया, पैसे भेजे ही नहीं, तभी तो आरफा जौहरान का कॉलर पकड़ नहीं पाई, जिसके लिए इंसाफ मांगते मांगते मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। फिर इंटरव्यू थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और मौलाना फिर से स्क्रिप्ट भूल जाता है। अबे मौलाना कमबख्त आदमी पहले कहता है कि मैं मूवी देखता नहीं हूँ, फिर धुरंधर को प्रोपेगेंडा मूवी बता देता है। भाई जब तू मूवी देखता ही नहीं है तो तूने धुरंधर देखी कैसे? एफएम पे स्टोरी सुन के आया होगा है? ख्याल कभी था। किसी थिएटर में जाके पिक्चर हॉल में ना, आपने फिल्म कभी देखी? नहीं कभी नहीं देखी? वो कुछ कुछ चीजें देखता हूँ मैं, पिछले दिनों आपका भी कुछ देखा था, तो एहसास है इस बात का कि फिल्मों के जरिए से भी वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आरफा जी, अगली बार से कम स्क्रिप्ट तो रटवा के लाना। किसी भी मौलाना को कहीं पे भी बिठा देती हो, फिर वो बिना स्क्रिप्ट के कुछ भी बोल देते हैं। कम से कम याद हो स्क्रिप्ट, लगे अच्छा कि हाँ प्रिपरेशन करके आए हैं। अब एक्चुअली होता क्या है ना, ये बिना स्क्रिप्ट के आ जाते हैं, उससे आरफा के शो में आरफा ही एक्सपोज हो जाती है, या फिर आरफा के शो का जो मकसद है वो एक्सपोज होता है। और इसके बाद ना मुझे इंसाफ की भीख मांगने के लिए फिर से निकलना पड़ता है। अब ये जो इंटरव्यू हो रहा था ना, इसमें आरफा इतनी सफाई से प्रोपेगेंडा को मिक्स कर देती हैं, जितनी सफाई से फना मूवी में ये बता दिया गया था कि टेररिस्ट तो बेचारे होते हैं। कहाँ कुछ मतलब आतंकवाद, ना 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 ना, बेचारे होते बेचारे। आरफा ऐसा कहती हैं कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, बल्कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी एक मस्जिद ही थी। कि यहाँ राम मंदिर था जिसे तोड़ के बनाया गया। ठीक, ये तो अदालत ने भी नहीं कहा, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, उस जजमेंट के ऊपर ही बल्कि बात है। जजमेंट में भी ये कहा गया कि पुरानी मस्जिदें थी नीचे, जिस मस्जिद के जिन के ऊपर बाबरी मस्जिद को बनाया गया। यहाँ आरफा ने कोर्ट को समझा सूर्य कुमार यादव और खुद को समझा खुशी मुखर्जी। जो मन में आया वो बोलने लगी भाई साहब। अब अगर आरफा की माने ना, तो बाबरी मस्जिद के नीचे भी मस्जिद ही थी। जब नीचे मस्जिद थी तो ऊपर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? नीचे वाली मस्जिद को तोड़ के कमबख्त रेनोवेट करवा देते। रेनोवेशन नाम की कोई चीज होती थी कि नहीं होती थी? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ये आरफा जिस स्पीड से प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रही है ना, मुझे तो लगता है कि कोई दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। इस स्पीड से तो मैं इंसाफ नहीं मांग पाऊंगा भाई साहब। आप सोचिए, जुमे की नमाज, एक नमाज में मुश्किल से 5 से लेकर 15 मिनट में पूरी नमाज पूरी हो जाती है। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई पड़ोसियों को परेशानी नहीं होती। शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे खामोश जो इबादतें होती हैं, उन खामोश इबादतों में नमाज का भी नाम है, जिसमें आप बिल्कुल खामोशी से, आपके मुंह से भी शायद एक शब्द नहीं निकलता। अरे आरफा जी, फिर डेली मुर्गे को कंपटीशन देती हुई ये 5 बजे की अजान, वो क्या होती है? क्या होती है वो? हाँ, पर ये बात भी है कि ये आरफा को कैसे पता होगा? ये तो मस्जिद के लाउडस्पीकर से होता है ना, और मस्जिद में जेंडर इक्वालिटी के चलते हुए लड़कियां अलाउड नहीं होती हैं, तो ये सब आरफा को पता नहीं होगा। बाकी ये सब झेलने के लिए मैं माँ आपसे शक्ति मांगता हूँ। माँ मुझे शक्ति दो माँ, प्लीज प्लीज, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा माँ। माँ शक्ति, माँ शक्ति।